हम सब ने अक्सर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर वाली वो तंग गलियां देखी हैं, जहाँ छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं ना, 500 या 800 रुपए रात वाले सस्ते होटलों के। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नियॉन वाले बोर्ड जो दूर से ही चमकते हैं। एग्जैक्टली। तो कभी ये ख्याल आता है कि बिना किसी ढंग के स्टाफ या साफ सफाई के ये जगह आखिर चल कैसे रही हैं? मतलब वहाँ कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो होता नहीं है, फिर भी वो मुनाफा कमा रहे हैं। सही बात है। और हम अक्सर सोचते हैं कि शायद ये बस एक बजट वाला विकल्प है जो गरीब या मिडिल क्लास मुसाफिरों के लिए है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन असल में उन दीवारों के पीछे का जो गणित है ना, वो बहुत ही अलग और काफी डार्क है। उनका बिजनेस मॉडल सीधे साधे मुसाफिरों पे टिका ही नहीं है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी काली दुनिया की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे पास जो रिसर्च है, जो सोर्स है, वो इन बजट होटल्स के इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करते हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये होटल्स खराब क्यों हैं, बल्कि हमें ये समझना है कि कैसे मैनेजमेंट के बिना सिर्फ एक बिल्डिंग को होटल मान लेने की जो भूल है, वो वहाँ रुकने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाती है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये जो पूरी समस्या है ना, ये एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी से शुरू होती है। वो क्या? लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब किसी के पास पुश्तैनी जमीन है या स्टेशन के पास एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी है, तो वो सोचते हैं कि इसके अंदर 15 छोटे छोटे कमरे बना दो। हाँ, और नीचे एक काउंटर लगा दो। बस काउंटर लगा दिया और रातों रात आप एक होटेलियर बन गए। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि शायद इन मालिकों को पता ही नहीं है कि होटल कैसे चलाते हैं। मतलब वो बस अनजान है इस काम से। लेकिन जो डेटा हम देख रहे हैं ना, उससे ये साफ होता है कि ये कोई मासूमियत नहीं है। एकदम सही बात है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। देखिए, होटल चलाना तकनीकी रूप से सिर्फ एक कमरा किराए पर देना नहीं होता है। इसके साथ एक पूरा सर्विस मॉडल जुड़ा होता है, जैसे हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री वगैरह। लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग, 24 घंटे बिजली पानी का बैकअप, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा स्टाफ जिसे पता हो कि मेहमानों से कैसे बात करनी है। बिल्कुल। और इमरजेंसी में क्या करना है। जब कोई बिना अनुभव के इस बिजनेस में घुसता है तो उसे अचानक इन सारे खर्चों का एहसास होता है, और यहीं से वो अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, एक्सट्रीम कॉस्ट कटिंग। एग्जैक्टली। ये कॉस्ट कटिंग वाला हिस्सा ना मुझे वो बस वाले उदाहरण की याद दिला रहा है। हाँ। जैसे मेरे पास पैसे थे तो मैंने एक पुरानी बस खरीद ली। हाँ। और मैं खुद को बस ड्राइवर मान लूं। मतलब बिना ड्राइविंग सीखे अगर मैं सवारियों को लेकर हाईवे पर निकल जाऊंगी तो एक्सीडेंट तो तय है ना। बिल्कुल। सिर्फ बस खरीद लेने से कोई ड्राइवर थोड़ी बन जाता है। ठीक वैसे ही सिर्फ 15 कमरों का मालिक होना आपको होटल मैनेजर नहीं बनाता। तो क्या वो पैसे बचाने के लिए ऐसा करते हैं? ये बस वाला उदाहरण इस पर पूरी तरह फिट बैठता है। अब सोचिए कि उस बस का मालिक ड्राइवर की सैलरी बचाने के लिए किसी ऐसे इंसान को स्टीयरिंग पकड़ा दे जिसे बस चलानी ही नहीं आती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ते में काम कर रहा है। ओह, तो इन होटलों में भी यही होता है? ठीक यही होता है। फ्रंट डेस्क पर कोई प्रोफेशनल मैनेजर नहीं होता, वो अक्सर कोई दिहाड़ी मजदूर होता है या मालिक का कोई दूर का रिश्तेदार होता है, जिसे शायद 500 रुपए रोज पर काउंटर पे बैठा दिया जाता है। हाँ, अब इस स्टाफ को कस्टमर सर्विस तो छोड़िए, अगर आग लग जाए तो आपातकालीन स्थिति के प्रोटोकॉल का ABC भी नहीं पता होता। तो अगर मैं गणित को सही समझ रही हूँ तो बात यह है कि जब कमरों का किराया ही 500 या 800 रुपए है तो उसमें वो चादरें रोज धोने का खर्च तो निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते। और एक पढ़े लिखे मैनेजर की सैलरी या अच्छे टॉयलेट क्लीनर का खर्च भी नहीं निकलेगा। इसलिए गंदी चादरें या बदबूदार टॉयलेट उनकी मजबूरी नहीं है। नहीं, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। ये उनके मार्जिन को बचाने का एक सोचा समझा तरीका है। यही वो जगह है जहां सारा खेल बदल जाता है। वो लोग ना लंबी अवधि के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आप उनके होटल में दोबारा रुकने आएंगे या नहीं। उन्हें बस आज के पैसे से मतलब है। हाँ। उन्हें पता है कि स्टेशन से निकला हुआ एक नया मुसाफिर आएगा, एक रात रुकेगा और अगले दिन चला जाएगा। हाँ। इसे हॉस्पिटैलिटी नहीं कहते, इसे धंधा कहते हैं। और वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच वाला धंधा। बिल्कुल। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए बेसिक साफ सफाई और मैनेजमेंट को दरकिनार कर देते हैं तो बात सिर्फ खराब सर्विस तक नहीं रुकती ना। नहीं, बात बहुत आगे तक जाती है। जो काउंटर पर बैठा स्टाफ चादर बदलने के नियम को नहीं मानता, उससे आप कानूनी नियमों को मानने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। और यहीं से हम इस इकोसिस्टम के सबसे खतरनाक हिस्से में एंट्री करते हैं, जो है बिना ID प्रूफ के कमरा देने का स्कैम। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। देखिए,
आईडी प्रूफ यानी पहचान पत्र कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कानून है। हाँ, ये तो बेसिक नियम है। ये सुनिश्चित करता है कि इमारत के अंदर कौन सो रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन ये जो बजट होटल्स होते हैं ना, ये इस नियम को सबसे पहले तोड़ते हैं। यहाँ मैं थोड़ा रोककर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। हमने ये मान लिया कि बिना आईडी के कमरा देना एक स्कैम है, लेकिन चलिए एक पल के लिए प्रैक्टिकल दुनिया की बात करते हैं। मान लीजिए कोई परिवार सफर कर रहा है और ट्रेन में उनका बैग चोरी हो गया। अच्छा। जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, या कोई अचानक रात को 2 बजे किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से शहर में आया है और हड़बड़ी में आईडी लाना भूल गया है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसे लोगों को सड़क पर छोड़ दिया जाए? क्या हर बिना आईडी वाला मामला एक क्रिमिनल स्कैम ही होता है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। इंसानियत के नाते ऐसा सोचना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इन होटलों के रेवेन्यू मॉडल को गहराई से समझे ना, तो हमें पता चलेगा कि किसी मजबूर की मदद नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? जिस इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं वो 1000 में से कोई एक मामला होता है, लेकिन इन छोटे होटलों में बिना आईडी के कमरा देना एक बाकायदा प्रीमियम सर्विस की तरह बेचा जाता है। प्रीमियम सर्विस? इसका मतलब वो इस चीज का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं? बिल्कुल, यही इस धंधे की असली कमाई है। अरे बाप रे! जो लोग अवैध गतिविधियों के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए कमरा चाहते हैं, वे हर हाल में अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। हाँ, वो तो अपना नाम रजिस्टर में नहीं लिखवाना चाहेंगे। सही कहा। वो किसी भी सरकारी रजिस्टर में अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहते, और होटल मालिक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ओह, का किराया 800 रुपए है ना, हाँ। तो इन ग्राहकों से उसी कमरे का 2000 या 2500 रुपए वसूला जाता है। ओह माय गॉड! तो इसका मतलब है कि वो आईडी ना चेक करने को एक प्राइवेसी फीचर बना देते हैं बिल्कुल। और उसकी भारी कीमत वसूलते हैं। ये तो पूरी तरह से क्रिमिनल नेक्सस हो गया। यही इसका गणित है। नियमों को तोड़ना उनकी कोई मजबूरी या अनुभव की कमी नहीं है, ये उनकी कमाई का मेन सोर्स है। इस 2500 रुपए की कोई पक्की रसीद नहीं होती। कोई टैक्स भी नहीं कटता होगा? बिल्कुल नहीं, ये सीधा ब्लैक मनी है जो मालिक की जेब में जाता है। अब आप खुद सोचिए, एक मालिक के लिए वो परिवार ज्यादा कीमती है जो 800 रुपए देकर 50 सवाल पूछेगा, या वो व्यक्ति जो 2500 रुपए देकर चुपचाप अपने कमरे में रहेगा? जाहिर है वो 2500 वाले को ही चुनेंगे। पर ये तो सच में डराने वाला है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई आम परिवार, कोई सीधा साधा मुसाफिर गलती से ऐसे होटल में रुक जाता है, हाँ, तो वो अनजाने में अपना कमरा ऐसे क्रिमिनल्स के साथ शेयर कर रहा है जिनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली। परिवार की सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? और मजे की बात यह है कि जब उस बिल्डिंग में कोई पुलिस रेड होती है या कोई क्राइम होता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी उस आम परिवार को उठानी पड़ती है जो वहां ईमानदारी से रुका हुआ था। उनका तो पूरा सफर ही एक बुरे सपने में बदल जाता होगा। बिल्कुल। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हो क्या? अगर ये जगह इतनी गंदी है, स्टाफ बदतमीज है और ये असल में इलीगल एक्टिविटीज का अड्डा है, तो इनके पास वो आम सीधे साधे मुसाफिर पहुंचते ही कैसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब लॉजिक तो ये कहता है कि ऐसी जगहों को खाली पड़ा रहना चाहिए और इवेंचुअली बंद हो जाना चाहिए। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम का तीसरा पिलर सामने आता है। इनका गली गली मॉडल और एजेंटों का वो खतरनाक नेटवर्क जो स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर फैला होता है। एजेंटों का नेटवर्क? हाँ। ये होटल अपनी मार्केटिंग खुद नहीं करते, हाँ। ये शिकारियों का एक नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। ये जो एजेंट वाला हिस्सा है ना, ये मुझे बिल्कुल एक मकड़ी के जाले जैसा लगता है। कल्पना कीजिए, एक मुसाफिर सुबह के 4 बजे ट्रेन से उतरता है। हाँ। उसके दोनों हाथों में भारी बैग हैं, बच्चे थकान से रो रहे हैं। हाँ, वो बस आराम करना चाहता है। बिल्कुल, वो बस ये चाहता है कि कहीं जल्दी से एक बिस्तर मिल जाए। इसे हम कॉग्निटिव फटीग या दिमागी थकान कह सकते हैं। सही शब्द है। उस वक्त उस मुसाफिर का दिमाग सही और गलत का फैसला करने की स्थिति में नहीं होता, और ये एजेंट ठीक स्टेशन के एग्जिट गेट पर इसी थकान का फायदा उठाने के लिए खड़े होते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी दी है आपने। वो एजेंट आकर बहुत ही मीठी आवाज में कहेगा, साहब बस 2 मिनट का रास्ता है, स्टेशन के बिल्कुल पास, एकदम साफ कमरा दूंगा, सिर्फ 600 रुपए में। और मुसाफिर को लगता है कि उसे एक अच्छी डील मिल गई। हाँ, लेकिन जैसे ही वो उस तंग गली में घुसकर उस होटल के रिसेप्शन पे पहुंचता है, जाल बंद हो जाता है। पर जाल बंद कैसे होता है? मतलब क्या वो मुसाफिर कमरा देखकर मना नहीं कर सकता कि कमरा गंदा है, मैं नहीं रुकूंगा? कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजी समझिए। वो पहले ही थका हुआ है, गली के अंदर तक आ चुका है सामान लेकर। हाँ, वापस जाना मुश्किल लगता होगा। उसे लगता है कि अब वापस जाओ, दूसरी जगह ढूंढने में और 1 घंटा लगेगा। वो हार मानकर उसी गंदे कमरे में रुक जाता है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे खेल में उस एजेंट का क्या फायदा है? हाँ, उसे क्या मिलता है?
आपको जानकर हैरानी होगी कि इन एजेंटों का कमीशन 40 से 50% तक होता है। 1 मिनट, क्या 50%? जी हाँ। मतलब अगर उस कमरे का किराया 800 रुपए तय हुआ है तो 400 रुपए सीधे उस एजेंट की जेब में जाते हैं। ओ माय गॉड, अब मुझे सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर 800 में से 400 रुपए एजेंट ले गया तो मालिक के पास बचे सिर्फ 400 रुपए। बिल्कुल। अब उन 400 रुपयों में वो बिजली का बिल भरेगा, पानी का खर्च निकालेगा या चादर धोएगा? जाहिर सी बात है वो कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी नहीं करेगा, वो सर्विस के नाम पर जीरो खर्च करेगा। और इसीलिए उसे उन इलीगल गेस्ट्स की जरूरत पड़ती है जो बिना आईडी के 2000 रुपए देते हैं। हाँ, क्योंकि आम मुसाफिर से तो उसका बिजली का बिल भी नहीं निकल रहा। सही बात है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो लोगों के थकान, उनके अनजान होने और अथॉरिटीज की अनदेखी पर फलता फूलता है। एजेंट अपना पैसा लेकर वापस स्टेशन चला जाता है नए शिकार की तलाश में। और मुसाफिर फंसा रह जाता है उस असुरक्षित माहौल में। एग्जैक्टली। ये तो एक परफेक्ट स्कैम है जिसका डिजाइन ही आम आदमी को लूटने के लिए बनाया गया है। तो इस पूरे मकड़ जाल को, इस डार्क इकोनॉमिक्स को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? हल है, और रिसर्च और सोर्स मटेरियल इस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ स्पष्ट सुझाव देते हैं। क्या सुझाव है? पहला तो सीधे तौर पे उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी ओनर हैं। उन्हें ये समझना होगा कि रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में बहुत फर्क है। हाँ, सिर्फ जमीन होना काफी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो इसे एक धंधे की तरह नहीं बल्कि मेहमान नवाजी की तरह लें। आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट और साफ सफाई पर इन्वेस्ट करना ही होगा। और दूसरा सुझाव मुसाफिरों के लिए होगा? हाँ, कि हमेशा रिव्यू चेक करें, ऑनलाइन रेटिंग्स देखें और सस्ते के लालच में ना पड़े। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज देखती हूँ। कैसा चैलेंज? देखिए, ये रिव्यू चेक करने वाली बात ना हम जैसे शहरी लोगों के लिए बहुत आसान है, जिनके हाथ में हमेशा 5G इंटरनेट होता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जरा उस किसान के बारे में सोचिए जो अपने गांव से पहली बार किसी बड़े शहर में किसी बड़े अस्पताल में अपने रिश्तेदार का इलाज कराने आया है। सही कह रही हैं। या वो छात्र जो किसी छोटे कस्बे से पहली बार दिल्ली या मुंबई परीक्षा देने आया है। वो गूगल रिव्यू थोड़ी पढ़ता है। वो बस सामने खड़े इंसान पर भरोसा कर लेता है। हाँ, उसका विश्वास करना स्वाभाविक है। तो ऐसे में क्या हम उस अनजान मुसाफिर को इस धोखाधड़ी का जिम्मेदार मान सकते हैं? ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। हम हर किसी से तकनीक का एक्सपर्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक आदर्श दुनिया में ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सिस्टम और पुलिस की होनी चाहिए कि स्टेशन की ठीक बाहर ये इलीगल नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, अथॉरिटीज को देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम यथार्थ में जी रहे हैं, इसलिए बचाव का असली तरीका रिव्यू चेक करना नहीं बल्कि पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न को पहचानना, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब ये कि मुसाफिरों को ये बुनियादी बात समझनी होगी कि अगर स्टेशन के बाहर कोई अनजान व्यक्ति खुद चलकर आपके पास आ रहा है, हाँ, और आपको कुछ सस्ता ऑफर कर रहा है, तो आप उस डील में कस्टमर नहीं हैं। आप खुद एक प्रोडक्ट हैं जिसे बेचा जा रहा है। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। आप कस्टमर नहीं, आप प्रोडक्ट हैं। जी, ये एक सिंपल रूल है जिसे समझने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। स्टेशन के बाहर खड़े किसी भी एजेंट के साथ मत जाइए। मतलब थोड़ा आगे बढ़िए, मेन रोड पे जाइए। बिल्कुल, और खुद होटल जाके बात कीजिए। जब ये गली गली मॉडल वाले होटलों को शिकार मिलना बंद हो जाएगा ना, तो उनका ये इलीगल इकोनॉमिक्स अपने आप टूट जाएगा। ये वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की सलाह है। तो आज की हमारी इस पड़ताल ने स्टेशन के बाहर उन चमकते हुए बोर्ड्स के पीछे के काले सच को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। हाँ, मुझे लगता है हमने सारे पहलुओं पर बात की है। हमने देखा कि कैसे सिर्फ मैनेजमेंट न होना कोई मासूम गलती नहीं है, बल्कि मार्जिन बचाने की चाल है। बिल्कुल। और कैसे Airbnb ना लेना एक क्रिमिनल प्रीमियम सर्विस बन चुका है, और कैसे एजेंटों का भारी कमीशन
आपको गंदे कमरों में रहने पर मजबूर कर देता है। ये पूरी व्यवस्था एक चेतावनी है कि जब हॉस्पिटैलिटी से सर्विस का तत्व निकाल दिया जाता है और वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाता है, तो वो कैसे समाज और सुरक्षा के लिए एक नासूर बन जाता है। सही कहा। इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए जाते जाते एक विचार। जरा सोचिए, जब किसी शहर में पहली बार कदम रखने वाले एक मुसाफिर का पहला अनुभव ही स्टेशन के बाहर उस तंग गली में धोखे, गंदगी और एजेंटों के जाल से शुरू होता है, तो वो उस शहर की क्या तस्वीर अपने मन में लेकर जाता होगा? बहुत ही खराब तस्वीर। बिल्कुल। क्या ये छोटे छोटे स्कैम उस शहर के पूरे टूरिज्म, उसकी साख और उसकी इकोनॉमी को दीमक की तरह अंदर ही अंदर नहीं खा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब आप सफर करें और स्टेशन से बाहर निकलें, तो उस भीड़ और उन बोर्ड्स को इस नए नजरिए से जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।